जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री मान्य पंचायत राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, पंचायत राज मंत्रालय में सचिव श्री सुनील कुमार जी, मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर C.S. कुमार जी और देश के अनेक राज्यों से आए हुए मंत्रीगण, अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण, मेरे लिए ये संतोष और हर्ष का विषय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पंचायत राज मंत्रालय द्वारा लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन गोल्स के विषय पर विशेष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस समय सच में मन में बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि ग्रामीण विकास, महात्मा गांधी जी ने कहा, ग्राम राज के बिना राम राज अधूरा है। राम राज बिल्कुल अधूरा है ग्राम राज के बिना। ये एक बहुत ही सादा और शक्तिशाली संदेश दिया था महात्मा गांधी ने। हमें इसके पीछे की भावना को समझना होगा और हमें देखना है कि कैसे हम सशक्त करें ग्रामीण निर्वाचित निकायों को, पंचायत राज संस्थाएं, जिला परिषद, पंचायत समितियां, मंडल प्रजा परिषद और पंचायत, इन निकायों को हमें हर स्थिति में सशक्त बनाना ही होगा। सशक्त बनाएगा कौन? इसके लिए हमने संविधान में संशोधन किए हैं, 73वां और 74वां संशोधन। इसमें 3 सिद्धांत बनाए हैं। इसके लिए हमें 3F को अपनाना चाहिए। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इन तीनों को हमें अपनाना है और इसे स्थानीय निकायों तक स्थानांतरित करना है। हम तभी अपने नगरीय स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बना पाएंगे। यही हमारा विचार है। नगरीय क्षेत्रों में हमारे पास निगम और नगर पालिकाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी निर्वाचित संस्थाएं हैं। हम दुनिया में सबसे प्राचीन लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र का अर्थ है जनता को शक्ति देना। इन 3F के माध्यम से ही जनता सशक्त हो सकती है। उन्हें स्वयं पर शासन करने की स्वतंत्रता देनी होगी और इसके लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें हैं। राज्यों को माध्यम बनाना होगा, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज को। हमने 2030 के सतत विकास के एजेंडा के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है। हम
हम उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह से और हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज भी लगभग 70% भारत गांव में बसता है। महात्मा गांधी के शब्दों में समझें तो भारत का दिल गांव में ही बसता है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गांव और उनकी पंचायतों के स्तर पर बदलाव लाया जाए। इसीलिए मैं यहां आकर और इस सम्मेलन को संबोधित कर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। मैं स्वयं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं। मैं जिस गांव में पढ़ा हूं वहां बिजली नहीं थी। मुझे स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन 3 किलोमीटर चलना पड़ता था और मैंने भी बहुत समस्याओं का सामना किया है। मेरे सगे संबंधियों को भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था, तब पीने का पानी उनके घर में आ पाता था। हालांकि अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन इतनी प्रगति से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य 100% से कम नहीं होना चाहिए। पूरे 100% विकास होना चाहिए। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? राजनीतिक इच्छा, प्रशासकीय कौशल की। केवल बिल से परिणाम नहीं मिल सकता, बल्कि चाहिए राजनीतिक इच्छा और प्रशासकीय योजना भी। ये राजनीतिक इच्छा हर स्तर पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनता को सशक्त बनाने पर विश्वास करते हैं और पिछड़े और निचले स्तर के लोगों को सशक्त बनाने पर भी। ये विश्वास प्रशासन के सभी अंगों से संबंधित लोगों का भी होना चाहिए और ये बेहद जरूरी है। इसमें राज्य सरकार के अलग उत्तरदायित्व हैं। समझा जाता है कि स्थानीय निकायों के 29 विषयों से संबंधित उत्तरदायित्व होते हैं। संविधान संशोधन में कहे अनुसार उनमें से कुछ 10% किए गए और कुछ 90%। मेरा प्रश्न यह है कि 75 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी ये हिचकिचाहट कैसी? हम क्यों 60%, 70%, 50% की बात करते? हम अभी भी 100% पाने के योग्य क्यों नहीं हैं? ये प्रश्न आज हर किसी को स्वयं से पूछना चाहिए। स्वयं से हर एक प्रदेश सरकार को इन विषयों के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और 15वीं वेतन समिति ने जो फंड दिया, फंड्स भी गणनीय हैं। अच्छी मात्रा में पैसा स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किया गया और वो पैसा सीधे पंचायत के खाते में भेजना है। सीधे। हमें अपने मार्ग से हटना नहीं है, भटकना नहीं है। ये बात हम सभी को समझनी है। आप एक थोड़े समय के लिए ही ग्रामीण विकास मंत्री हैं या फिर नगर विकास मंत्री हैं, दोनों ही पदों पर मुझे काम करने का अवसर मिल चुका है और मैंने ये देखा है कि ये पैसा काम करता है और ये काम करने वाले निकायों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा दूसरा पहलू है संपर्क। मुझे याद है जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना वो लेकर आए। ये ऐतिहासिक था। खैर, पूरे देश के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, वो इस संपर्क क्रांति को लेकर आए। उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न आया, राजमार्ग तो ठीक है, लेकिन गांव के बारे में क्या जहां रास्ते ही नहीं हैं? नगरीय क्षेत्रों में हमारे पास बाईपास हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं हैं। तो मैंने बातचीत की और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस ओर ध्यान दिया और ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। उस समय मेरे बहुत से साथी इस बात को कहने से झिझक रहे थे कि राजमार्ग तो ठीक है, वहां से तो
टोल आएगा, लेकिन गांव की सड़कों के लिए पैसा कौन देगा? यह भी एक सवाल था। मैंने कहा, अगर हम वास्तव में विकास करना चाहते हैं तो असली विकास का अर्थ है निचले स्तर पर भी संपर्क का विकास। तब मेरे बहुत से साथी झिझक रहे थे। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि वेंकैया जी, समझाओ लोगों को अपने ढंग से। तो मैंने कहा कि गांव में सड़क होगी तो गांव में बीडीओ, एडीओ, कैरेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर सभी कुछ आएगा। विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया, तेजी से आगे बढ़ा, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए, लोगों को ये उपलब्ध कराना चाहिए। उसी के लिए ये सब फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज हैं। उतने ही महत्वपूर्ण हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ये सब बहुत जरूरी हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद गरीबी को समाप्त करना, अपने देश को गरीबी से मुक्त कराना। देश को गरीबी से मुक्त कराना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसकी शुरुआत आपको गांव से करनी होगी। आपको ग्रास रूट लेवल से आरंभ करना होगा। यह हमें अपने मस्तिष्क में रखना है, और हमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे। क्यों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं? क्योंकि 3 ई हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जो कि नगरों में उपलब्ध हैं। हमें यह समझना होगा। यही कारण है कि लोग गांवों से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा के लिए और रोजगार अवसरों के लिए, और साथ ही मनोरंजन के लिए भी। मनोरंजन हमारे जीवन का हिस्सा है। तो हमें यह सब देखना पड़ेगा। हमें ये सारी चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध करानी होंगी, तभी आप इस पलायन को रोक सकेंगे। लोग गांवों से जा रहे हैं क्योंकि वहां इन चीजों का अभाव है। इस बात को हमें समझना ही होगा, और हमें देश के 2,78,000 ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना होगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश में या हमारे पड़ोस में वहां कहीं लोकतंत्र नहीं है। हम नहीं जानते वहां क्या हो रहा है। हमें नहीं पता कि वो इस बारे में जानते हैं या नहीं। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता कि वास्तविकता क्या है। हम एक लोकतंत्र हैं प्रत्येक स्तर पर। 2,78,000 स्थानीय निकाय हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और मुझे प्रसन्नता है कि हमने प्रगति की है। 31.65 लाख का 46% ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं हमारे देश में, जिन्हें महिलाएं चला रही हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि और प्रगति है जो हमने की है। ये महिलाओं का पक्ष लेना नहीं है, क्योंकि आबादी में उनकी 50% की भागीदारी है। महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा। शिक्षित महिला अपने परिवार को शिक्षित करती है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी होगी, और अगर हम महिला को एक अवसर देंगे तो उनका विकास होगा। अवसर देना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति से पहले मैं पूरे देश में घूमा, लोगों से मिला, उनका सम्मान पाया। ये मेरा शौक हुआ करता था। लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सीमाएं वगैरह हैं। मैं सभी IITs, IIITs, IIMs गया। मैंने वहां सेमिनार में भाग लिया, कन्वोकेशन अटेंड की, और कन्वोकेशन के दौरान मैंने कुछ पुरस्कार दिए, गोल्ड मेडल दिए बहुत से लोगों को। गोल्ड मेडल पुरस्कार उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और शेष पुरस्कार वाइस चांसलर देते हैं, क्योंकि 2,000 लोगों को उपराष्ट्रपति पुरस्कार नहीं दे सकता। आपको आश्चर्य होगा और आपको जानकर खुशी भी होगी कि गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स को अवार्ड दिया जाना है। उनमें 65% महिलाएं और कन्याएं हैं। तो यह दर्शाता है
कि अगर हम उन्हें अवसर देते हैं तो वो साबित कर सकती हैं। ये एक और ऐतिहासिक सत्य है, हमें यह समझना होगा और इसे महत्व देना होगा। हमारे कुछ साथी मानते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। वो लोग सोचते हैं आपको कुछ मालूम नहीं है। पुरुषों को उन्हें मौका तो देकर देखो ना, कैसा काम करेंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या होगा, पूरा अधिकार उनको दिया तो क्या होगा। मैंने कहा वो ऊपर आएंगे, आप नीचे जाएंगे, इतना ही परिवर्तन आएगा। बदलाव के लिए हम देख रहे हैं महिलाएं प्रधानमंत्री रही हैं, मंत्री रही हैं, बेहतर कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारी परंपरा नहीं है, ये गलत है। हमारी परंपरा में तो आदिकाल से, वेद काल से, पौराणिक काल से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है। इस देश की सभी नदियों का नाम, महान नदियों का नाम महिलाओं पर है। गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तप्ती, महानदी। देश की सभी महानदियों का नाम महिलाओं पर है। वहीं हम अपनी देश की भूमि को क्या कहते हैं? मातृभूमि, ना कि पितृभूमि। मातृभूमि, पितृभूमि नहीं है। यह सम्मान दिया गया है महिलाओं को हमारे पुराणों में और इतिहास में। और अगर आप पुराणों पर विश्वास करते हैं तो हमारे देवताओं और देवियों में अगर हम गौर करें तो एक विशेष महत्व दिया गया देवियों को। शिक्षा मंत्री सरस्वती देवी, रक्षा मंत्री दुर्गा देवी और वित्त मंत्री लक्ष्मी देवी। ये उन दिनों में था और आज हम उन्हें शक्तियां देने में झिझक रहे हैं। आजकल ये स्थिति है। तो आज हम प्रसन्न हैं कि आज हमने अपने देश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है स्थानीय निकायों में, क्योंकि बहुत सी असेंबलियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था और साथ ही संसद में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें सुधार चाहिए। मैं प्रतिशत के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि उनको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह मैं महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं। यह एक और तरीका है लोगों को सशक्त बनाने का। तो संपर्क, फिर एरासिटी, फिर यातायात, फिर उपलब्धि शुद्ध पेयजल की, और फिर बढ़िया शिक्षा प्रदान करना, और फिर मनोरंजन प्रदान करना। यह सत्य है कि आज मनोरंजन को हर घर तक पहुंचा रहा है टेलीविजन, और यह लोगों के दिमाग को परेशान कर रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, दिन रात सिनेमा, दिन रात टीवी सीरियल्स, और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, और यह सब होते हुए हम देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, 10वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक वृद्धि हुई है 100 रुपए पर कैपिटा की। 10वें वित्त आयोग से, ये वित्त मंत्री ने वर्तमान वित्त आयोग को बताया है। 15वें वित्त आयोग में यह हो गया 100 से 674 पर कैपिटा पर एनम। इतना फर्क आया है। आज की रात मैं प्रसन्न हूं कि दोनों मंत्री, पंचायत राज मंत्री और साथ ही पेयजल मंत्री, दोनों मिलकर पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं, और भाग्य से दोनों ही बहुत प्रतिभावान मंत्री हैं। आपने उनके कार्य करने के ढंग के बारे में सुना होगा और दोनों मंत्रियों के भाषणों को भी। मैं आश्वस्त हूं उनके कुशल नेतृत्व में और अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और इन सब के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए गए रास्ते पर चलकर ये सभी क्रियाकलाप में और बढ़ोतरी होगी। हमारा जो उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बहुत जरूरी है। हम सबको मिलकर प्रयास करना है, और साथ में जनता को भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, जितनी भी योजनाएं हैं वो तभी सफल होती हैं जब जनता उसमें भाग लेती है।
उन्हें भाग लेने का अवसर भी मिलता है। यह बहुत आवश्यक है, सबको समझना चाहिए। और हमारे देश में एक बीमारी आई। बीमारी यह है, लोग सोचते हैं सब काम सरकार ही करेगी, हम बेकार बैठेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। सब काम सरकार करेगी, हम बेकार बैठेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। हर किसी को, हर एक व्यक्ति को भाग लेना होगा। किसी ने मुझसे पूछा, मेरे भाषण के बीच में मैं देशभक्ति के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने कहा, सर देशभक्ति का मतलब क्या है? मैंने कहा, सिंपल है। देशभक्ति मतलब हर एक व्यक्ति अपना काम करे। हर एक व्यक्ति अपना काम करे। हर एक व्यक्ति, चाहे वो ऊपर के स्तर से या निचले स्तर से, हर कोई अपना कर्तव्य निभाए। यही देशभक्ति है। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यह बात समझनी होगी सब लोगों को। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि एक साथ पूरे राष्ट्र का विकास हो, इस उद्देश्य को पाने के लिए लोगों को सम्मिलित होना होगा। ग्राम सभाएं बहुत प्राचीन समय से काम करती आ रही हैं। हमें ग्राम सभाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन में सीधे लोगों की भागीदारी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे प्रसन्नता है, पंचायत राज मंत्रालय के सभी हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, मतदाताओं, पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों और मंत्रालय के अधिकारियों और सभी की भागीदारी के साथ ग्राम सभाओं की संस्था को मजबूत करने के उपाय कर रहा है। मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यह स्थानीय लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करें। हमें यह समझना होगा। विधानसभाएं विधान पारित करने के लिए होती हैं, लेकिन ये निर्वाचित निकाय के प्रतिनिधि विकास को लोगों तक पहुंचते देखने के लिए वहां मौजूद हैं। इस महत्वपूर्ण सीमांकन जिम्मेदारी को हम सभी को समझना होगा। ग्राम सभा वर्ष में एक बार होनी चाहिए। इसके लिए कानूनी ढांचे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं कि लोग समझते हैं ग्राम सभा माने सरपंच और सब साथ में बैठकर सभा कर ली और दस्तखत कराया और चले गए। यह सही भावना नहीं है। मैं वास्तविक तथ्य की बात कर रहा हूं, वास्तविक तथ्य की। यह कल्पना नहीं है, इसे वास्तविक होना चाहिए। इसलिए आपको एक ग्राम सभा बुलाने की जरूरत है। लोगों को स्वतंत्र रूप से कहने दें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और ग्राम सभाओं को तय करने दें और उपयुक्त निकायों को इसकी सिफारिश करें। यही एक रास्ता है जो होना चाहिए। अब हमारे पास डिजिटल समाधान है। डिजिटलीकरण स्मार्ट और सुशासन के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन का उपयोग पंचायती राज के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना, बजट और लेखांकन के लिए किया जा रहा है। साथ ही मंत्रालय ने एकीकृत किया है ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालियों के साथ। हम पंचायत की पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। 2.38 लाख पंचायतों ने वर्ष 2021-22 में लेखांकन के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज को अपनाया है और यह वास्तव में एक स्वागत योग्य विकास है और मैं सभी संबंधित लोगों का आभारी हूं। इन सभी पंचों को एक ही मंच पर लाने की जरूरत है। शासन के डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए इसे एक मिशन की तरह लें, पूरे जज्बे के साथ, किसी भी कमीशन की उम्मीद ना करते हुए या कोई चूक ना करते हुए, पूरी ईमानदारी के साथ। एक जज्बा होना चाहिए राष्ट्र हित में, राष्ट्र जिसमें सब शामिल है, ताकि हम सभी इस मिशन के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1.97 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना नागरिक चार्टर तैयार और स्वीकृत कर लिया है, जो कुल ग्राम पंचायत का 73% है।
हमें इसे 100% बनाना होगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना, सुमित्रा योजना को देश भर में लागू करना, ताकि ग्रामीणों के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीणों को ये एक अलग पहलू है। उनके अधिकार के रिकॉर्ड के लिए, उनकी भूमि के लिए ये ROR भी है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो लोगों की समस्याओं को हल करने में काफी मदद करेगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि सरकार प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की एक योजना के तहत पंचायत राज की आवश्यकता है। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, परामर्श, मार्गदर्शन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पंचायत अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर नीति निर्माताओं पर नेताओं, योजनाकारों के रूप में उभरी है। मुझे विश्वास है कि इन उपलब्धियों का एकत्रीकरण भारत को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, हमें इसे देखना चाहिए। हम अपनी प्राचीन संस्कृति का पालन करते हैं और हम प्रकृति जैसे वानिकी, जल संसाधन और पशुपालन करते हैं जो हमें मिले हैं। हमें वास्तव में उन सभी की देखभाल करनी चाहिए। महामारी से हमें एक सबक मिला है। अगर आप प्रकृति को प्रेम करेंगे तो प्रकृति आपसे प्रेम करेगी। आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति को संभालना है। सभी लोगों को मेरी यही सलाह है। इसलिए प्रकृति की रक्षा कीजिए। प्रकृति के साथ खेलो मत। यह भी पंचायत का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मुझे याद है, मेरे बचपन में पूरे गांव के लोग एक साथ बैठते थे। मॉनसून के दौरान मेरे दादाजी सबसे कहते थे, गांव का हर एक व्यक्ति तालाब की सफाई के लिए जाएगा। तालाब को साफ किया जाता था, उसकी गंदगी हटाई जाती थी और उसके जल की देखभाल की जाती थी। ऐसे कामों में सभी को भाग लेना चाहिए। आजकल लोग ऐसे कामों में हिस्सा लेने से हिचकिचाते हैं और सब कुछ सरकार पर छोड़ देते हैं। यह अच्छी परंपरा नहीं है। हमें वास्तव में भाग लेना चाहिए और इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समृद्धि योजना जो गांव-गांव में चलाई जा रही है। प्रत्येक गांव में पशु भी पाले जाते हैं। गांव में सभी लोगों को पालने चाहिए। इस तरह से हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे और हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना भी चाहिए, जो भी हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। हमें इसे याद रखना चाहिए और इसे जारी रखना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों और प्रतिनिधियों, हम सब यहां देश के विभिन्न भागों से आए हैं। यहां बहुत से प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आपके पास 7 दिनों का ओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन और मोटिवेशन कार्यक्रम है, जहां आप सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सुनेंगे। इस सेमिनार के दौरान सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्नों को समझेंगे। आपको सही जानकारी मिलेगी। यह बहुत उपयोगी है। सूचना और उसकी पुष्टि करना संशोधन से अच्छा है। इसे समझना होगा। आप ये जानकारियां अधिकारियों से प्राप्त करते हैं। आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए ताकि आपके कार्य करने के लिए अधिक उपयोगी हो, क्योंकि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री जी की यही पहल है कि हमारे बीच में से बिचौलिए को समाप्त किया जाए। कोई विभाजन नहीं, कोई विचलन नहीं। आपको अधिक आवश्यकता इस बात की है कि योजना सीधे आप तक पहुंचे। सब कुछ जनता के हाथों में होना चाहिए। कोई पंक्ति नहीं, कोई लाइन नहीं, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। लाइन में खड़े होना, क्यू में खड़े होना, जाके मिलना, हाथ मिलाना और कुछ करना बीच में, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यू में खड़े हों, लाइन में इंतजार करें, जाना और मिलना और हालचाल पूछना, हाथ मिलाना और हाथों के बीच में कुछ हो, इसकी जरूरत नहीं। डायरेक्ट डिलीवरी, ये अकाउंट, धन, पेंशन, स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, किसी भी तरह की सरकार की ओर से दी गई मदद सीधे जनता के हाथों में पहुंचनी चाहिए। इसी की आवश्यकता है। अब जैसे
कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि जब पैसा ही नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन करके करना क्या है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैंक खाता खुलवा रहे हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। एंटाइटलमेंट। वो आज प्रसन्न हैं। पंचायती राज निकायों को भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाना चाहिए। लोगों को उनके अधिकार देने में कोई भेदभाव, कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पंचायत राज मंत्री जी का और जल शक्ति मंत्री जी का आभारी हूं और उनके सहायकों का भी, इस महासम्मेलन को आयोजित करने के लिए। मैं इसे महाकुंभ कहूंगा। इससे एक ऐसी भावना लेकर आप लोगों को वापस जाना है, और जो लोग इसको अपने इलाके से देख रहे हैं टेलीविजन पर, सबसे मेरी प्रार्थना है आप इन योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाइए और इसको सफल बनाने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।